नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अजीबोगरीब एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस की, जो 27 दिसंबर को पब्लिक डोमेन में लाया गया और पब्लिक ओपिनियन के लिए 28 जनवरी तक का समय दिया गया था। आश्चर्यजनक है कि इस तरह का ड्राफ्ट कैसे पब्लिक डोमेन में दिया गया, जो स्पष्टतः लगता है कि विभेद भरी विचारधारा से प्रेरित। यूजीसी के चेयरमैन हैं श्री एम जगदीश कुमार। ये काफ़ी ख्याति प्राप्त रहे हैं विभिन्न कारणों से। एक कहिए कि विचारधारा की प्रतिबद्धता से, जब ये जेएनयू के वाइस चांसलर हुआ करते थे। 2022 से ये यूजीसी के चेयरमैन हैं। कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप लिए जाते हैं जिससे कि सोशल जस्टिस के लोगों में इसका विरोध का स्वर गूंजता है। क्या कमाल है कि इस ड्राफ्ट पब्लिकेशन में ये लिखा गया कि जो टीचिंग पोस्ट हैं ग्रुप ए के, ग्रुप ए कौन होता है टीचिंग पोस्ट यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या जो प्रत्येक राज्यों में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सभी यूजीसी गाइडलाइन से ही चलते हैं। उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर कहा गया कि खाली नहीं रखे जा सकते। और प्रस्ताव दिया गया कि यदि इसमें कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो ग्रुप ए और बी, तो बी में जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उसके पदाधिकारी लोग आएंगे। तो इन पदों को डी रिजर्व किया जाए। जो एससी एसटी ओबीसी के कोटा के पोस्ट हैं और वो नहीं भरते हैं तो उसको डी रिजर्वेशन का प्रस्ताव यूनिवर्सिटी के द्वारा कहाँ जाना चाहिए, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री को जाना चाहिए। और जो ग्रुप सी और डी है, इसके लिए तो बहुत आसान तरीका बतलाया गया कि जो यूनिवर्सिटी का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो प्रस्ताव दे और यूनिवर्सिटी की जो वो कॉम्पिटेंट बॉडी है वो इस पर डिसीजन ले। शायद चेयरमैन साहब ने ये सोचा होगा कि समुद्र में एक कंकर फेंक दिया जाए कि कुछ होता है या नहीं होता है। उन्होंने सोचा होगा कि एससी एसटी ओबीसी तो देखेंगे नहीं इस ड्राफ्ट गाइडलाइन को, उनका ओपिनियन आएगा नहीं और तरीके से इस प्रस्ताव को फिर फाइनल ड्राफ्ट में ले लिया जाएगा। मुझे आश्चर्य लगता है कि क्या इस तरह का ड्राफ्ट माननीय शिक्षा मंत्री के पास नहीं गया। माननीय शिक्षा मंत्री जी श्री धर्मेंद्र प्रधान साहब हैं। मुझे याद है कि लोग संसद में एक बार डिबेट बहस चल रही थी, उसमें उन्होंने बहुत ही गर्व के साथ कहा था कि मैं भी पिछड़े वर्ग से आता हूँ, पिछड़ी जाति कुर्मी से आता हूँ। लेकिन जब ये ड्राफ्ट पब्लिकेशन को मैंने देखा तो आश्चर्य लगा। आश्चर्य यह लगा कि इस सरकार में, जिसके लिए कहा जाता है कि 27 मंत्री पिछड़े वर्ग से आते हैं जबकि 18 मंत्री एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं, मैं अनुरोध करना चाहता हूं जो एनडीए के घटक दल हैं, ऐसे दल जो अपने आप को सोशल जस्टिस और बहुजन समाज की राजनीति करने का दावा करते हैं, जिसमें हाल में गए जनता दल यूनाइटेड भी हैं। इसके अतिरिक्त हम है, एलजेपी के दोनों धरे हैं। उत्तर प्रदेश में राजनीति करने वाली निषाद पार्टी है, बिहार में राजनीति करने वाली वीआईपी है पार्टी, उत्तर प्रदेश में अपना दल और श्री राजभर की पार्टी, कर्नाटका में जेडीएस। अरे ये तो कहिए कि बहुत बड़ी बात है कि दक्षिण भारत में जो खासकर तमिलनाडु है, केरल है, वहाँ से आवाज़ें उठती हैं। द्रविड़ मुनेत्र कज़गम जैसी पार्टी ने तुरंत इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। अभी हाल में अब कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों ने भी जब इसकी गंभीरता को देखा तो उन लोगों ने भी विरोध किया है। और जो बुद्धिजीवी वर्ग है और खासकर जो एससी एसटी ओबीसी के जो बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने घोर प्रतिक्रिया व्यक्त की कि अरे
ये हो क्या रहा है इस देश में? ये तो समझिए कि मनुस्मृति में वर्ण विभाजन था, जिसके कारण शूद्रों को कभी पढ़ने का अधिकार नहीं मिला। ये तो कहिए कि जब ब्रिटिश पीरियड आया तो जिला से लेकर राजधानी तक हर जगह कुछ न कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुले और सभी लोगों को पढ़ने का अधिकार मिला कि सभी जाति के लोग पढ़ सकते हैं। और जब देश आज़ाद हुआ तो भारतीय संविधान ने SC ST OBC को भी सबके साथ बराबरी पर खड़ा कर दिया अधिकार के मामलों में। फिर विशेष अवसर का सिद्धांत आया। ये SC ST OBC के सामाजिक न्याय के महापुरुषों के संघर्ष का परिणाम है कि विशेष अवसर मिला और SC ST OBC के लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन हर जगह पीछे लगाने वाले लोग हैं जो किसी न किसी तरह रास्ता रोकने का प्रयास करते हैं। 2006 ईस्वी से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन है। क्या भारत सरकार इस बात की समीक्षा नहीं कर सकती कि आखिर असिस्टेंट प्रोफेसर जो प्राइमरी बहाली है उसमें भी पद क्यों रिक्त रह जा रहे हैं? लेकिन उसमें कुछ स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर में बड़े पैमाने पर न केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी वरन देश के सभी यूनिवर्सिटीज में साथ ही IIT में, IIM में, एम्स में फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो SC ST OBC के कितनी संख्या में? और इसके पीछे कारण क्या है? क्या UGC के चेयरमैन साहब ने कभी इस बात को सोचने का प्रयास किया? उनको ये सोचना चाहिए कि जो इंटरव्यू बोर्ड होता है एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के प्रमोशन के लिए, उसमें एक बहुत बड़ा हथियार है उनको, इंटरव्यू बोर्ड को, NFS नॉट फाउंड सुइटेबल। हम लोगों के जैसे बहुत से बुद्धिजीवियों ने वीडियो के जरिए हर तरह से रिक्वेस्ट किया है भारत सरकार से कि आखिर NFS में कारण क्यों नहीं बतलाना चाहिए इंटरव्यू बोर्ड को, कि कारण क्या है? क्योंकि उनको कारण बतलाने की बाध्यता नहीं है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री से अनुरोध करता हूं, भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि अब इस वक्त को पहचाना जाए और जो बोर्ड NFS लिखता है उनको बाध्यता दी जानी चाहिए कि आपको NFS का कारण लिखना पड़ेगा। बहुत से रिपोर्ट आए, अब तो पोर्टल भी खुला है UGC का, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, प्रोफेसर के लिए, और इसमें पाया गया है कि SC ST OBC के जितने भी पद हैं उससे कई गुना ज़्यादा कैंडिडेट हैं अवेलेबल जो उनकी एलिजिबिलिटी है। फिर NFS करके एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर में क्यों रोका जाता है? और यही कारण है कि वो वाइस चांसलर नहीं हो पाते हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि अब इस पर निश्चित तौर पर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को नियम बनाना चाहिए कि इंटरव्यू बोर्ड को स्पष्ट लिखना पड़ेगा कि नॉट फाउंड सुटेबल का कारण क्या है। IIT, IIM, एम्स जैसी संस्थाओं में भी ये बाध्यता होनी चाहिए, सभी यूनिवर्सिटीज में ये बाध्यता होनी चाहिए कि NFS का फॉर्मूला समाप्त किया जाए, और अगर है तो उसमें कारण बतलाया जाए। साथ ही भारत सरकार को रिटायर्ड जो जस्टिस हैं हाई कोर्ट्स के हर जगह व्यवस्था होनी चाहिए, हर राज्य में, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए IIT, IIM और एम्स के लिए, कि जितने भी NFS के आधार पर बहालियाँ नहीं हुई हैं उसकी न्यूट्रल वे में जांच कराई जाए, और जांच कराकर जो बोर्ड इसमें गलत पाया जाए, जो लोग दोषी इसके लिए पाए जाएं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जब हंगामा हुआ तब UGC के चेयरमैन श्री M जगदीश कुमार साहब ने 28 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी किया। मैं नोटिफिकेशन को पढ़ दे रहा हूँ। चूँकि जब हंगामा हुआ पूरे देश में तो वो निश्चित तौर पर बैकफुट पर आ गए। नोटिफिकेशन है, दिस इज टू क्लैरिफाई दैट देयर हैज बीन नो डी रिजर्वेशन ऑफ रिजर्व कैटेगरी पोजीशंस इन सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन द पास्ट एंड देयर इज गोइंग टू बी नो सच डी रिजर्वेशन. It is important for all higher educational institutions to ensure that all backlog positions in reserved category are filled up through concerted efforts. और 29 जनवरी को भारत के शिक्षा मंत्रालय ने भी क्लैरिफाई किया कि कोई भी पोस्ट जो SC ST OBC का रिजर्व पोस्ट है वो डी रिजर्व करने की कभी भी कोई बात नहीं होगी.
तो अगर सजग नहीं होते SC ST OBC के लोग तो हो सकता था कि ये जो ड्राफ्ट गाइडलाइन आया है फाइनल में भी यही स्थिति रह जाती। मैं अनुरोध करता हूँ सामाजिक न्याय के सभी लोगों से कि हमेशा जगे रहिए, और सामाजिक न्याय से जुड़े हुए सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध है कि आप इन सभी महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान रखिए, और जो स्थितियां आती हैं तो निश्चित तौर पर संसद में इस बात को उठाया जाना चाहिए। अन्यथा जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर के पद हैं, वाइस चांसलर के पद पर हैं, उस पर SC ST OBC लोगों को पूरी संख्या में जो समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए वो होना बहुत मुश्किल। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।